मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं अष्टम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पाठ से दहन और ज्वाला के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर इसे समझेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले दहन के बारे में समझना होगा। कंब्यूशन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दहनशील पदार्थ जलकर उष्मा एवं प्रकाश प्रदान करते हैं, कंब्यूशन या दहन कहलाते हैं। सामान्य भाषा में इसको जलने की प्रक्रिया भी लोग बोलते हैं। जब किसी कार्बनिक पदार्थ को, कार्बन युक्त पदार्थ को या कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ ही साथ उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। ये दहन के लिए समीकरण दिया गया है। दूसरा, मीथेन को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो उष्मा, प्रकाश और इसके साथ साथ सह उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जल वाष्प के रूप। दहन अध्याय में ही दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि दहन क्रिया किसकी होती है, कौन से पदार्थ हैं जो जलते हैं और कौन से पदार्थ नहीं जलते हैं। इसी के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दाह्य या दहनशील पदार्थ और दूसरा है अदाह्य और अदहनशील पदार्थ। वैसे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं दाह्य या दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसे ज्वलनशील पदार्थ भी कहा जाता है। दहनशील पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं अवस्था के आधार पर। पहला है ठोस ईंधन, जो ठोस अवस्था में पाए जाते हों। कोयला, लकड़ी, उपला, पुआल, ये सब ठोस ईंधन है जो दहनशील पदार्थ हैं। द्रव ईंधन के रूप में केरोसिन, डीजल, पेट्रोल द्रवावस्था में पाए जाने वाले ईंधन हैं और आसानी से जलते हैं, अतः इसे भी दहनशील पदार्थ कहा जाता है। और गैसीय ईंधन जो गैस अवस्था में हो, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब जो गैसें हैं वो भी दहनशील पदार्थ है। तो आप ध्यान से समझ लिए होंगे। वैसे पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश प्रदान करते हैं दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। इसके प्रकार को भी हमने ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन के रूप में आपको समझाया है। इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आगे है दहन की क्रिया के लिए कुछ शर्तें हैं। उससे पहले दाह्य और अदाह्य पदार्थ में अदहनशील पदार्थ को हम लोग समझेंगे, तब दहन की आवश्यक शर्तों को समझा जाएगा। वैसे पदार्थ जो उष्मा प्राप्ति के बाद भी नहीं जलते अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पत्थर, मिट्टी, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि को आप जलाना भी चाहते हो तो जलकर उष्मा और प्रकाश प्रदान नहीं कर सकते, तो वैसे पदार्थ जो उष्मा प्राप्ति के बाद भी जलते ही नहीं है, अर्थात वो जलकर उष्मा और प्रकाश प्रदान नहीं करते, अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। पत्थर, मिट्टी, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि अनेक अदहनशील पदार्थ के उदाहरण। अब दहन की क्रिया तभी संभव होती है जब उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पालन किया जाता है या उसकी उपस्थिति होती है।
अलग से प्रश्न पूछा जाता है, दहन की आवश्यक शर्तों को लिखें। तो दहन की आवश्यक शर्त में सबसे पहला शर्त है नंबर 1, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। वैसे पदार्थ अभी आपने पढ़ा दहनशील पदार्थ, अगर दहनशील पदार्थ नहीं होगा तो हम लाख प्रयास करेंगे, दहन की क्रिया नहीं होगी। जैसे हम लोहा को जला नहीं सकते, पत्थर को जला नहीं सकते, इसलिए जलाने के लिए या दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। जैसे मोम का होना जरूरी है, पेट्रोल का होना जरूरी है, लकड़ी का होना जरूरी है, कोयला का होना जरूरी है। दहनशील पदार्थ होगा तभी दहन की क्रिया होगी। दूसरी शर्त है ज्वलन ताप की प्राप्ति। इसी पाठ में ज्वलन ताप के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखेंगे। वह है न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे, ज्वलन ताप कहलाता है उस पदार्थ का। तो ज्वलन ताप की जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक कोई पदार्थ जलेगा नहीं, इसलिए आवश्यक शर्त हो गई दूसरी ज्वलन ताप की प्राप्ति। और तीसरा दहन के पोषक पदार्थ की उपलब्धता। जब हम जला रहे हैं मोमबत्ती को तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो जल नहीं सकती। तो दहन का पोषक पदार्थ यहाँ ऑक्सीजन हो गया। तो दहन के पोषक पदार्थ की उपलब्धता भी होनी चाहिए, और ये तीनों शर्त जब पूरा होते हैं तभी दहन की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए दहन की आवश्यक शर्तों को ध्यान से आप लोग नोट करेंगे और इसे स्मरण में रखें। अभी हमने बताया था उधर ज्वलन ताप दहन की आवश्यक शर्तों में, इसकी परिभाषा को ध्यान से समझना होगा। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। फिर से, वह न्यूनतम ताप, कम से कम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप कम है, और जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो तेजी से जलेगा, जिसका ज्वलन ताप उच्च होगा वो देर से जलेगा या मुश्किल से जलेगा। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है, अतः यह माचिस की एक तिल्ली से ही जल उठता है, जबकि कोयला का ज्वलन ताप उच्च है, अधिक है, इसीलिए माचिस की तिल्ली से कोयला को जलाया नहीं जा सकता। ज्वलन ताप को आप लोग स्पष्ट रूप से समझेंगे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, याद करेंगे। अगला प्रश्न है, आग गर्म क्यों होती है? दहन के बारे में मैं बता चुका हूं कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दहनशील पदार्थ के जलने पर काफी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है और इसका ऊष्मीय मान उच्च हो जाता है। जो दहनशील पदार्थ है उसका ऊष्मीय मान उच्च हो जाता है, यानी ऊष्मा काफी देने लगती है। वो वस्तु ऊष्मीय मान बढ़ जाने के कारण आग गर्म हो जाती है। यही कारण है कि आग गर्म होती है। आग के गर्म होने का कारण हमने अभी आपको समझाया, पुनः आप इसको ध्यान से समझेंगे। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दहनशील पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं और इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। ऊष्मीय मान बढ़ जाने के कारण उस पदार्थ की ऊष्मा अधिक होने के कारण वो गर्म हो जाता है और वह आग में परिणत हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आग गर्म हो। और आज के लिए प्रथम पाठ से जो विषय वस्तु दिए गए हैं उसको आप लोग ध्यान से रखेंगे, और ध्यान ये भी देना है कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं। ज्वलन ताप क्या है, आग गर्म क्यों होती है, दहन क्या है, दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो प्रश्न का प्रारूप जिस प्रकार से आता है ठीक पर उसी प्रकार से हमने इसको तैयार किया है। आप लोग इसको अच्छी तरह से फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसको स्मरण में भी रखेंगे। इसके लिए मैं इसके साथ साथ PDF भेज रहा हूं,
पूरे अभी जितनी पढ़ाई हुई है, जितना आपको बताया गया है, उसका पीडीएफ मैं साथ में दे रहा हूं। इसी के साथ आज की कक्षा संपन्न की जा रही है, समाप्त होती है आज की क्रियाविधि यहीं पे। और मैं दिनेश सर आज आपसे विदा लेता हूं। पुनः फिर मिलेंगे। बाय।